हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान धारा। क्रक्स एनालिसिस में आज का हमारा टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ G7। जैसा कि न्यूज़ में बना हुआ है कि यूएसए ने सजेस्ट किया है कि जो 46वीं समिट होने वाली थी जून 2020 की कैंप डेविड यूएसए में, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। साथ ही साथ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी प्रपोजल दिया है कि जो G7 है उसका एक्सपांशन किया जाए, उसे बढ़ाया जाए, उसके मेंबर्स को यहाँ पर इंक्रीज किया जाए और फिर इसे नाम दिया जाएगा G10 या फिर G11। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब ने 3 या 4 देशों को अपने G7 के ग्रुप में शामिल करने की बात कही है। सो यदि हम बात करें कि इस G7 का जो एक्सपांशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वहाँ G7 के जो मेंबर्स हैं उनका मानना है कि हमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज को अपने G7 ग्रुप में शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि रशिया को फिर से रीएडमिट किया जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रशिया को लेकर यहाँ पर कह रहे हैं कि रशिया का फिर से वापस यहाँ पर आना हो, फिर से ये इसका वापस से मेंबर बन जाए। यदि हम रशिया की बात करें तो 2014 तक, 1997 से 2014 तक जो रशिया था वो G7 का एक भाग था। तब 2014 तक इस G7 ग्रुप को G8 ग्रुप के नाम से जाना जाता था। करेक्ट। अब यदि हम बात करें कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जो ये एक्सपांशन हो रहा है वो परमानेंट बेसिस पर हो रहा है या फिर टेम्परेरी बेसिस पर हो रहा है। सो यदि आप देखें कि ये एक्सपांशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्या है कि इतनी बड़ी महाशक्तियों को, जिसमें जर्मनी, यूएसए ये सब शामिल हैं, इन्हें एक्सपांशन की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो फिलहाल का एग्जिस्टिंग G7 का ग्रुप है वो आउटडेटेड हो चुका है। हालांकि ये कंट्रीज महाशक्तियां रही हैं अपने समय में, लेकिन अभी वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, तो अभी जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज को इसमें जगह देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो रहा है। इसलिए इसे एक्सपांशन यहाँ पर करने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ एक्सपांशन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जितने भी अलाइज हैं, जितने भी दोस्त हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं, उन्हें एक साथ मिलाकर जो यूएस की जो असर्टिव डिप्लोमेसी है उसे काउंटर किया जा सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर यदि हम देखें तो वर्ल्ड में चाइना लीड कर रहा है। सो उसे काउंटर करने के लिए एक ऐसे बड़े संगठन की ज़रूरत है जो उसका विरोध कर सके, उसे काउंटर कर सके, उसे अपनी मनमानी ना करने दे। सो एक मुख्य कारण इस एक्सपांशन का ये भी हो सकता है। साथ ही साथ यदि हम इमीडिएट जो बोलें कि कारण क्या है इसका, इमीडिएट रीज़न जो है, और यूएसए जो इतना बढ़ चढ़ कर क्यों बोल रहा है कि हमें एक्सपांड करना चाहिए, तो यूएसए और चाइना के बीच यहाँ पर कई इश्यूज चल रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली हम देखें तो कोविड-19 को लेकर दोनों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। साथ ही साथ हांगकांग को लेकर भी यहाँ पर दोनों के बीच में कई आरोप प्रत्यारोपों की बातें हो रही हैं। साथ ही साथ जो साउथ चाइना, दक्षिण चीनी सागर को लेकर भी यहाँ पर दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ट्रेड वॉर भी यहाँ पर एक मेन इशू बनकर आया है। सो इसलिए यूएस भी चाहता है कि हम एक ऐसा संगठन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को अपने में मिला लें, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी महाशक्तियों को अपने में मिला लें, ताकि हम चाइना के खिलाफ या उससे काउंटर यहाँ पर हम कर सकें। यदि हम बात करें G7 ग्रुप की कि आखिर ये क्या है, सो G7 जो है एक इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज। जैसे कि इसमें कौन कौन से जो देश शामिल हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। सो G7 इज स्टैंड फॉर G फॉर ग्रुप एंड 7 इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ये 7 कंट्रीज यहाँ पर अभी रिसेंटली इसकी मेंबर है। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1975 को इसकी स्थापना मानी जाती है, और 1975 में जब इसकी स्थापना हुई तब इसके जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे, 6 थे। और 1976 में कनाडा फिर इसमें आकर जुड़ा।
और 1976 में इसकी पहली समिट हुई थी यूएस में, प्यूर्टो रिको में। यदि हम बात करें कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है या हेडक्वार्टर है, तो नहीं, इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ऐसे खास रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, साथ ही साथ इसका कोई एक फिक्स्ड हेडक्वार्टर भी नहीं है। जो डिसीजन है वो एनुअली लिए जाते हैं, एनुअली यहाँ पर समिट्स होती हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर कुछ डिसीजन जो लिए जाते हैं वो लेंगे। और बात करें कि कौन सा मेंबर इसकी प्रेसिडेंसी करेगा, तो अल्टरनेट लेवल पर यदि हम देखें, पहले एक देश फिर उसके बाद कोई दूसरा, रोटेशनल बेसिस पर यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी चलती है। साथ ही साथ जो देश इसकी जो मेजबानी करता है वो पूरे उस साल का एजेंडा को तैयार करता है। यदि हम बात करें इंडिया की और G7 की, इंडिया और G7 कैसे कनेक्टेड हैं। हालांकि इंडिया जो है अभी तक G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन कई ऐसे मौके हुए हैं जहां पर इंडिया को एज अ गेस्ट G7 की बैठकों में बुलाया है। अभी तक यदि हम बात करें तो 2019 तक तो 5 बार ऐसा था, जब तक 2014 तक G8 थी, G7 एक्चुअली में जब तक उसमें रशिया था, तो 5 बार इंडिया इसमें जा चुका है एज अ गेस्ट। और रिसेंटली यदि हम बात करें 2019 में जो बियारेट्ज फ्रांस में जो G7 की समिट हुई थी, उसमें जो स्पेशल गेस्ट थे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर बनकर गए हुए थे। इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया वहाँ के 2 सेशन में, जिनमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर, साथ ही साथ डिजिटाइजेशन को लेकर अपनी बात रखी। इसमें उन्होंने क्लाइमेट प्रोटेक्शन हुआ, एलिमिनेटिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक हुआ, कन्वर्टिंग या हम बोलें कंजर्विंग वाटर हुआ, साथ ही साथ प्रिजर्विंग फ्लोरा एंड फाउना की यहाँ पर इंडिया में जो जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने बात की। अब G7 के साथ लगभग उसी के सिमिलर एक और ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं G20। जैसा कि G7 में कितनी कंट्रीज, 7 कंट्रीज का ग्रुप है, और G20 की यदि हम बात करें तो ये लार्जर ग्रुप है G7 से, क्योंकि G7 में तो 7 कंट्रीज हैं और G20 में कितनी कंट्रीज हो जाएंगी, 20 कंट्रीज हो जाएंगी। जो G20 है उसमें G7 की जो कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल है, और G7 के अलावा 13 और कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगी। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यदि G7 हमने देखा तो ये इस तरीके से 7 कंट्री हैं, जिसमें जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, USA, इटली और जापान है। यदि हम G8 की बात करें तो जब रशिया था इसमें तो वो G8 था, तो यहाँ पर G8 रशिया को और मिला लिया। यदि हम G20 की बात करें तो G20 में भी 13 और ऐसे देश यदि हम एक्स्ट्रा बोलें, जिसमें कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे मेंबर्स मिलकर G20 को बनाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि G7 और G20 को यहाँ पर हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि G7 जो है वो भी सेम कंट्रीज G20 में भी है, तो इनका जो यदि हम देखें कि G20 जो है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है और G7 अपना रेलेवेंस यहाँ पर खोता जा रहा है। यदि आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे तो जो ये रेड जो ग्राफ है, ये जो लाइन है वो G20 को यहाँ पर शो कर रही है, और जो ब्लू लाइन है वो G7 कंट्रीज़ को यहाँ पर, G7 ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो ग्रुप है वो ग्लोबल GDP के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि G20 और G7 ग्रुप का जो ग्लोबल GDP में अपना अपना शेयर है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो G20 की जो कंट्रीज़ हैं वो लगभग प्रेजेंट में कितना, लगभग 80%, 80% वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 80% GDP अपने पास रखती हैं। और वहीं हम बात करें G7 का तो G7 लगभग 40% GDP का यहाँ पर रखती हैं। यदि हम इनका कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो 1990 में जो G7 था वो कुछ और था, वो GDP का ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर रख रहा था, ठीक है, लगभग 70 से 75% रख रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और अभी की बात करें 2018-19 की बात करें तो अब इसका जो शेयर है वो गिरकर 40% पहुँच चुका है।
तो इस तरीके से जो G7 है वो अपना रिलेवेंस खोता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वही महाशक्तियों पुराने ढर्रे पर चल रहा है, इसमें कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें G20 की, तो आप देश देख पा रहे हैं, 3 बड़े देश यहाँ पर, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की यदि हम बात करें, तो ऐसे जो देश हैं वो यहाँ पर अभी इनकी जो इकोनॉमी है और इनका जो मार्केट है वो अभी डेवलपिंग है, इमर्जिंग है। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार ये यहाँ पर चल रहा है। तो इसलिए जो G20 है उसकी इम्पोर्टेंस अब बढ़ गई है, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, ठीक है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा सपोर्ट सिस्टम है G20 के पास, जबकि G7 के पास इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बात करें यदि हम G20 की, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर ये काम कर रहा है, लेकिन G7 अभी तक उन इशू पर लेकर उन्होंने कोई भी काम नहीं किया या कोई भी अपना वहाँ पर उन्होंने अपनी बात यहाँ पर नहीं रखी। तो इसलिए G20 जो है वो अभी उसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है और इसीलिए भी शायद G7 के एक्सपांशन की यहाँ पर बात की जा रही है। यदि हम बात करें कि अब आगे क्या, यदि एक्सपांशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें इंडिया भी, हमारी जो कंट्री है वो भी उसमें आ रही। साथ ही साथ क्या होगा, जो G7 के जो ग्रुप है, G7 की जो कंट्रीज़ हैं, उन्हें एक नया सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, इस्टेब्लिशमेंट उनका अच्छा रहेगा, स्टेबल हो जाएगा वो ग्रुप, क्योंकि उसमें नई नई इकोनॉमीज़ आ रही हैं, वो भी अपना शेयर लेकर वहाँ पर पहुँचेंगी GDP का। तो इस तरीके से ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बनेंगे, इंस्टीट्यूशन, एक जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा और साथ में ग्लोबली एक इक्वल प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।